नमस्कार, इसे मास्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली मिलान के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स। क्या कुंडली मिलान केवल गुण मिलान ही है, यानी कि जो हम 36 गुण मिलाते हैं, और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 36 में से जितने ज्यादा गुण मिले उतना अच्छा है मैरिज के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ 36 में से 30 गुण, 28 गुण, 34 गुण भी मिल रहे हैं लेकिन मैरिज अच्छी नहीं है। और कहीं ऐसा है कि 14 गुण, 15, 16, 18 गुण, 10 गुण भी मिले हैं बट मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या कुंडली मिलान फेक है, या गुण मिलान अपने आप में पूरी तरह से फुल इंफॉर्मेशन नहीं है कुंडली मैचिंग के लिए? तो गुण मिलान केवल कुंडली मिलान का 15 से 20% हिस्सा है। उसके अलावा और बाकी बहुत सारी चीजें हमें मिलानी पड़ती हैं ये जानने के लिए कि इन दोनों की मैरिज लाइफ आपस में कैसी रहेगी। सबसे पहले आता है नक्षत्र मिलान, यानी कि प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, यानी कि लड़का लड़की दोनों के नक्षत्र में कंपैटिबिलिटी कैसी है। इसे ज्यादातर लड़कियों के नक्षत्र से दिखाई देने की फीमेल नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र का की प्लेसमेंट जो है विपत तारा, जन्म तारा, प्रत्यात्री तारा में नहीं आनी चाहिए। इसमें आने से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, आपस में मन मिलना, मन मुटाव होना, इनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर नक्षत्र मिलान नहीं हो तो एक ये पैरामीटर है। दूसरा है यूनि मिलान। अब ये यूनि मिलान क्या है? हर नक्षत्र के एक एनिमल अलॉटेड है। हमारे जैसे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के विभिन्न विभिन्न एनिमल्स अलॉटेड है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के मेल हॉर्स, शताभिषा नक्षत्र के फीमेल हॉर्स। अभी अश्विनी नक्षत्र और शताभिषा नक्षत्र, इन दोनों का मेल बहुत अच्छा है क्योंकि एक मेल हॉर्स की योनि है, एक फीमेल हॉर्स की योनि है। तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसी तरह से जैसे अश्लेषा नक्षत्र है, इसके मेल कैट है, पुनर्वसु नक्षत्र के फीमेल कैट, इन दोनों का आपस में मेल बहुत अच्छा है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र को अगर हम पुनर्वसु से मिला दे हॉर्स और कैट, तो ये कंपैटिबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। तो यहाँ एक फिजिकल डिफरेंसेस आने के चांसेस रहते हैं और आज के युग में इस चीज को मिलान करना भी बहुत जरूरी है। तो ये दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी हमें मिलाना चाहिए। उसके बाद ये कुछ पॉपुलर दोष हैं, यानी कि मांगलिक दोष, नाग दोष, नाड़ी दोष, इनको भी मिलाना चाहिए। बट मांगलिक दोष के बारे में मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मांगलिक की शादी केवल मांगलिक से ही होनी चाहिए, नॉन मांगलिक की शादी केवल नॉन मांगलिक से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कुंडली का 7वां भाव मजबूत है, बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी की जा सकती है। स्पेशली जहां लव मैरिज की बात हो तो केवल मांगलिक दोष की वजह से इन दोनों का मन नहीं खराब करना चाहिए। मांगलिक दोष अपने आप में कोई डिवोर्स कराना या शादीशुदा जिंदगी को खराब करने के कैपेबिलिटी नहीं रखता है। और मांगलिक दोष अक्सर प्राय कुंडलियों में कैंसल भी हो जाता है। इस चीज पर कई लोग ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के कुंडली में पहले ही भाव में मंगल है लेकिन वो कर्क राशि में बैठे, यानी कि अपनी नीच राशि में, बृहस्पति की भी उस पर दृष्टि है, तो मांगलिक दोष ऐसे इंसान का बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल प्रभावी रहता ही नहीं है। तो उसे मांगलिक कहना अपने आप में सही नहीं है। उसके बाद है नाग दोष। नाग दोष क्या होता है? राहु केतु अगर पहले या दूसरे भाव में हो तो इन्हें भी हमें कंपैटिबिलिटी करनी पड़ती है, क्योंकि नाग दोष अगर हो तो कई बार शादी के बाद में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। नाड़ी दोष, नाड़ी दोष को भी काफी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हालांकि इसके भी बहुत तरह के काट हैं। केवल आपने सॉफ्टवेयर में देख लिया कि नाड़ी दोष आ रहा है तो ये एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं मांगलिक दोष की तरह जिसमें नाड़ी दोष भी कैंसिल होते हैं। और ऐसा भी नहीं है, मैंने ऐसी बहुत कुंडलियां देखी है जहाँ नाड़ी दोष है, 8 में से बिल्कुल 0 स्कोर मिला हुआ है, बट उनके स्वस्थ बच्चे हैं। नाड़ी दोष से अक्सर कहा जाता है कि बच्चे होने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप दोनों की कुंडली में 5वां भाव मजबूत है, दशाएं अच्छी हैं, तो केवल नाड़ी दोष की वजह से प्रोजेनी होने में, बच्चे होने में दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद है भाग्य कंपैटिबिलिटी। कुंडली के लिए भाग्य कंपैटिबिलिटी मिलनी बहुत जरूरी है। इसके लिए दोनों वर वधु की कुंडली में धनु राशि, मिथुन राशि और 9वें भाव, तीसरे भाव को देखना पड़ता है। तीसरा भाव क्यों? क्योंकि तीसरा भाव कुंडली का हमारा भाग्य स्थान है। 7वें भाव से 9वां भाव है तीसरा भाव, यानी कि मैरिज का भाग्य स्थान है। 9वां भाव तो हमारे भाग्य का होता ही है। ठीक इसी तरह फिर हमें 5वें भाव की एनालिसिस करनी चाहिए। चाइल्ड इश्यूज को देखना चाहिए कि दोनों में चाइल्ड इश्यूज के क्या पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए 8वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर वधु की कुंडली में 8वें भाव को स्वामी एक दूसरे से छठे 8वें में नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज बच्चे होने में डिले या कुछ प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरह से और भी काफी चीजों को देखा जाता है, तो इन चीजों को भी कुंडली में मिलाना चाहिए। उसके बाद कुंडली के जितने हमारे 9 ग्रह हैं और लग्न है,
इन 10 चीजों को राशि और हाउस वाइज मिलाया जाता है, कंपैटिबिलिटी मैचिंग की जाती है, जिससे ये समझ में आता है उनके मन कितने मिलेंगे, फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, विचार कैसे रहेंगे, धार्मिक व्यूज कैसे रहेंगे, कितनी उनमें एनर्जी है, कितनी उनकी सोच मिलेगी। इन सब चीजों को हम इस तरह से भी मिलाते हैं। उसके बाद आखिर में जरूरी है सूर्य और बृहस्पति की पोजीशन को भी एक दूसरे की कुंडली में मिलाना। अगर काफी कुछ पैरामीटर्स खराब है, नेगेटिव है, लेकिन दोनों एक दूसरे की कुंडली में सूर्य बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, तो शादी निभ जाती है। उसके बाद हमें दशा पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जिस समय शादी की बात चल रही है उस वक्त कैसे दशाएं चल रही हैं, क्योंकि क्रूर ग्रहों की दशा में मैरिज में ऑब्स्टिकल्स आने, अड़चन आने की संभावना रहती है। तो इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे मंगल राहु केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो इनमें जरा थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। शुक्र की दशा, राहु की दशा में भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अनलेस लव मैरिज हो तो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों कुंडलियों में सातवें भाव को मिलाना। आज मान के चले सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, लेकिन दोनों कुंडलियों में सातवां भाव खराब है, तो मैरिज खराब होने की, मैरिज की ब्रेक होने की चांसेस बढ़ जाती है। बाकी कुछ पैरामीटर्स एवरेज है, लेकिन दोनों कुंडलियों में सातवां भाव मजबूत है, तो ये शादी लॉन्ग टर्म निभ जाती है। तो कुछ इस तरह से कुंडली मिलान किया जाता है, केवल गुण मिलान पर डिपेंड कभी भी ना हो। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।